बच्चों में आ गया। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में। मतलब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट काम कैसे करता है। बच्चों ह्यूमन हार्ट हमारी थोरेसिस कैविटी, जिसे चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, वहीं पर पाया जाता है। चेस्ट कैविटी समझते हैं ना आप लोग, वो जगह चेस्ट में जो हॉलो है वहां पर हार्ट प्रेजेंट है, उसे हम लोग चेस्ट कैविटी या थोरेसिस कैविटी भी कहते हैं। तो हार्ट वहीं पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर आप देख पा रहे होंगे तो लेफ्ट राइट में लंग्स ने भी इसको कवर अप करके रखा हुआ है। अच्छा बच्चों, जब भी हार्ट की पोजीशन या लोकेशन की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हार्ट सेंटर में होता है, एकदम बीचों बीच। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हार्ट का 2/3 पार्ट, लगभग 2/3 पार्ट लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है, और हार्ट का 1/3 पार्ट राइट की तरफ टिल्टेड होता है, मतलब थोड़ा सा राइट की तरफ झुका हुआ होता है। तो ओवरऑल हम बोल तो देते हैं कि हार्ट सेंटर में प्रेजेंट है, मगर ये बात ध्यान रखिएगा कि हार्ट का काफी बड़ा हिस्सा लेफ्ट की तरफ, यानी 2/3 पार्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। बच्चों ह्यूमन हार्ट का जो शेप है वो काफी हद तक कॉनिकल फॉर्म का है, यानी कॉनिकल शेप है, जिसके अपर पार्ट को बेस बुलाते हैं और लोअर पार्ट को एपेक्स के नाम से बुलाया जाता है। बच्चों ह्यूमन हार्ट का जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 5 इंचेस के आसपास है। इसकी लेंथ लगभग 3.5 इंच है और इसकी ब्रेड भी 2.5 इंचेस के आसपास है। अब ये सब बातें बच्चों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हार्ट के साइज का थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हार्ट का एक्चुअल साइज होता कितना है। तो चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर देखने में कैसा होता है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि इंटरनली हार्ट 4 सेगमेंट्स में 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर के जो 2 चैम्बर आपको दिख रहे हैं इन्हें हम बुलाते हैं एट्रियम। एट्रियम ये क्या करते हैं? ये ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। ब्लड रिसीविंग चैम्बर को एट्रियम बुलाते हैं। ऊपर के ये 2 चैम्बर आप देख पा रहे हैं, और जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं, नीचे के 2 चैम्बर, इन्हें हम वेंट्रिकल बुलाते हैं। वेंट्रिकल्स जो हैं बच्चों वो एक तरीके से ब्लड पंपिंग चैम्बर हैं, ये ब्लड को आगे पंप करने वाले हैं। अब बच्चों हार्ट का ये वाला हिस्सा क्या होगा, राइट या लेफ्ट? सोच के बताओ। अभी आपको लग रहा होगा कि ये हिस्सा आपके राइट हैंड के सामने है, मगर सामने से देखने पर लेफ्ट राइट लगता है और राइट लेफ्ट लगता है। तो मैं आपको बता दूं ये हार्ट का लेफ्ट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या होगा बोलो, राइट पार्ट। अभी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हार्ट का लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट आपस में बीच में एक पार्टीशन के थ्रू अलग अलग किया गया है। आप देख पा रहे हैं ये जो बीच में आपको पार्टीशन दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? ये हार्ट के लेफ्ट पार्ट को अलग कर रहा है और राइट पार्ट को आपस में अलग कर रहा है। भाई ये दोनों कंबाइन नहीं हो पाएंगे, इनके बीच में हमेशा एक पार्टीशन बना रहेगा, और इस पार्टीशन का नाम बोलो क्या है? सेप्टम। अब कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये पार्टीशन यहाँ पर क्यों है, मतलब क्या जरूरत थी इस सेप्टम की, हार्ट के लेफ्ट और राइट पार्ट को अलग अलग करने की जरूरत क्या है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी हम थोड़ी देर बाद आगे पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है। ऐसा ब्लड आपको हार्ट के लेफ्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। और हार्ट का जो राइट पार्ट है उसमें आपको कौन सा ब्लड देखने को मिलता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। अब बच्चों हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपस में मिक्सअप हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तब तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर सेप्टम नाम का एक पार्टीशन आ गया है जो कि क्या कर रहा है, हार्ट के लेफ्ट और राइट पार्ट को अलग अलग रखेगा, और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कभी भी आपस में मिक्सअप नहीं हो पाएगा। अच्छा बच्चों, आपको यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखनी है कि मैंने यहाँ पे जो 4 चैम्बर्ड हार्ट बनाया है, वैसे तो यहाँ पर मैं फिलहाल ह्यूमन बीइंग के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बर्ड्स के केस में भी जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म के केस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। जैसे अगर हम फिशेस की बात करें तो उनके बॉडी में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ही एट्रियम होगा, एक ही वेंट्रिकल होगा, मतलब एक ही ब्लड रिसीविंग चैम्बर होगा और एक ही ब्लड पंपिंग चैम्बर होगा। अगर हम एम्फीबियन की बात करें एंड रेप्टाइल्स की तो इनके बॉडी में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 एट्रियम होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। मगर बर्ड्स के केस में एज वेल एज मैमल्स के केस में, हम भी मैमल की कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या है, मैमल्स ही तो है, तो इनके केस में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 ब्लड रिसीविंग चैम्बर होंगे जिन्हें एट्रियम बुलाएंगे, एंड 2 ब्लड पंपिंग चैम्बर होंगे जिन्हें हम क्या बुलाएंगे, वेंट्रिकल्स।
तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा हार्ट की वर्किंग को अच्छे से समझ लिया जाए। तो मान लेते हैं ये ह्यूमन हार्ट है और यहाँ पर ऊपर मैं लंग्स को प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे लंग्स है। अभी आपको पता है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर फ्रेश एयर फिल्ड हो जाती है, और मान लेते हैं उस लंग से फ्रेश ऑक्सीजन ब्लड लेकर आ रहा है कहाँ पर, हार्ट की तरफ। अब ये बात आप पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि ब्लड की जो पाइपलाइन ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती है वो क्या होती है, वीन कहलाती है, वीन। तो ये कोई वीन है, बाद में इसका मैं पूरा एक्चुअल नेम बाद में बताऊंगा। एक वीन है जो फ्रेश ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर हार्ट की तरफ आ रही है और इस एट्रियम में एंटर कर गई, इस वाले एट्रियम में। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ब्लड सबसे पहले एंटर कहाँ किया बोलो, लेफ्ट एट्रियम में। फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया। जिस समय ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है उस समय लेफ्ट एट्रियम थोड़ा सा रिलैक्स होता है, मतलब एक्सपैंड हो रहा होता है, खुल रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज फिल हो रही है। भाई जब भी किसी चीज में किसी मटेरियल को फिल करोगे तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा फूलने लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि ये एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि वो अपने नॉर्मल शेप में आ रहा है। इससे पहले वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में था, इसलिए जब उसके अंदर ब्लड फिल होगा तो वो क्या होगा, वो रिलैक्स होने लग जाएगा। अब जिस समय ये लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हो रहा है उस समय उसके ठीक नीचे जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके पास पहले से ही ब्लड प्रेजेंट है। उस ब्लड को वो आगे पंप कर रहा होगा। कैसे करेगा, वो अपने आप को कंप्रेस कर रहा होगा, जिससे वो ब्लड आगे पंप होके एक दूसरी पाइपलाइन में चला जाएगा। अभी आपको पता है कि जो पाइपलाइन हार्ट से ब्लड को अवे लेकर जाती है उसे हम आर्टरी बुलाते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक आर्टरी होगी। तो बच्चों आपको शायद ये बात समझ में आ रही होगी कि जिस समय ऊपर वाला एट्रियम ब्लड रिसीव कर रहा था, ठीक उसी वक्त नीचे वाला वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा होता है। जो भी ब्लड उसके पास पहले रहा होगा वो उसकी पंपिंग कर रहा होगा। ये दोनों काम एक साथ हुए हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं बोलना है कि पहले एट्रियम रिलैक्स हुआ है और उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ। नहीं नहीं, दोनों एक साथ हुआ। ये दोनों काम एक साथ हुआ। पहले एट्रियम रिलैक्स हुआ और ठीक उसी वक्त वेंट्रिकल्स हमारे क्या हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। अच्छा बच्चों, एक बात और भी ध्यान रखना, जिस समय ये लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हो रहा था उस समय ये राइट वाला एट्रियम भी खाली बैठ के चने नहीं खा रहा होगा, ये भी बैठ के रिलैक्स हो रहा होगा। ठीक है ना, ये दोनों काम एक साथ होते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे राइट एट्रियम की कि वो कैसे काम कर रहा होगा, मगर ये बात ध्यान रखना, जिस समय लेफ्ट एट्रियम ब्लड रिसीव कर रहा होता है उस समय राइट एट्रियम भी ब्लड रिसीव कर रहा होता है। तो ये दोनों एक साथ रिलैक्स होंगे, और जिस समय लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ठीक उसी वक्त राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। तो बच्चों जो सबसे पहला स्टेप हमने देखा वो क्या देखा कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, उस समय लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हुआ, और ठीक उसी वक्त नीचे का जो लेफ्ट वेंट्रिकल था वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि उसके पास पहले का जो प्रीवियस ब्लड रहा होगा वो उसको पुश कर रहा था, पंप कर रहा था एक आर्टरी के अंदर। अभी बच्चों इस फेज को हम लोग सिस्टोलिक फेज बुलाते हैं। ध्यान रहे, सिस्टोलिक फेज का मतलब क्या है, वो समय जिस समय एट्रियम रिलैक्स हो रहे होते हैं और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उस फेज को सिस्टोलिक फेज बुलाया जाता है। अच्छा बच्चों, एक बात और नोटिस करिएगा कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड बड़ी तेजी से पाइपलाइन के अंदर जाता है, आर्टरी के अंदर, बहुत तेजी से। इतना तेजी से जाता हुआ ब्लड आर्टरी की वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसको धक्का मारता है, तो आर्टरी की वॉल क्या होगी, थोड़ी सी एक्सपैंड कर जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी। ध्यान रखना, जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ब्लड बड़ी तेजी से हाई प्रेशर के साथ आर्टरी के अंदर से निकल के जाता है, और उस समय आर्टरी की वॉल पर एक दबाव, एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उसकी वॉल्स थोड़ा बाहर की तरफ एक्सपैंड हो जाती है। ध्यान रखना, इस समय ब्लड का प्रेशर बहुत हाई है और इसी को हाई ब्लड प्रेशर बुलाते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा ये हाई बीपी एग्जैक्टली वैल्यू वाइज है कितना, मगर ये बात ध्यान रखिएगा कि हाई बीपी अगर कोई बोले कि हाई बीपी कब होता है, कब हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज आती है, ठीक है ना, अभी वो बात आपको ध्यान में रखनी है। सिस्टोलिक फेज के समय ब्लड का प्रेशर हाई होता है, और सिस्टोलिक फेज कौन सा है, जिस समय एट्रियम रिलैक्स कर रहा होता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, उस समय ब्लड बड़े तेज प्रेशर से, बड़े हाई प्रेशर से आर्टरीज के थ्रू पास हो रहा होता है, और वही फेज सिस्टोलिक फेज बुलाते हैं, और उसी में ब्लड प्रेशर बोलो हाई देखने को मिलेगा। अब ये जो आर्टरी है
ये ब्लड को लेके कहाँ जाएगी बोलो? किसी बॉडी ऑर्गन के पास जाएगी। कौन सा बॉडी ऑर्गन? लंग्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि लंग्स को तो ऊपर अलग से ड्रॉ कर दिया। अभी लंग्स को छोड़ दो, इसके अलावा किसी भी बॉडी ऑर्गन को पकड़ लो, उस बॉडी ऑर्गन के पास ये आर्टरी पहुंच गई। अभी वो जो बॉडी ऑर्गन है उसके अंदर तो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, और इस वक्त ये आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है, इस ब्लड के अंदर बढ़िया फ्रेश ऑक्सीजन है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं, मिनरल्स वगैरह, जो हम यहाँ पर बॉडी ऑर्गन के जो सेल्स हैं उनको बांटना चाहते हैं। मगर बच्चों, आप ये बात जानते हो कि आर्टरी की जो वॉल है वो काफी थिक होती है, मोटी होती है, उसके अंदर से कोई भी मटेरियल बाहर नहीं आ सकता। तो क्या होगा, जैसी आर्टरी बॉडी ऑर्गन के पास पहुंचेगी वो अपने आप को छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में ब्रेक कर देगी। आपको पता है ना, पतली पतली वो पाइपलाइन जिनसे ब्लड फ्लो करता है उन्हें ब्लड कैपिलरी बुलाते हैं। And you know that these blood capillaries contain small tiny pores. इन ब्लड कैपिलरीज में छोटे छोटे होल होते हैं। उन होल से ये सारे मटेरियल, ऑक्सीजन, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे और इन बॉडी ऑर्गन के सेल्स को मिल जाएंगे। लेकिन अगर इन बॉडी ऑर्गन के सेल्स ने कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बना रखा होगा तो वो वेस्ट प्रोडक्ट भी ब्लड कैपिलरीज के अंदर उन्हीं छोटे छोटे होल्स के थ्रू एंटर कर जाएगा जो ब्लड कैपिलरी में पाए जाते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे आर्टरी बॉडी ऑर्गन के पास आती है वो अपने आप को स्मॉल थिन नेटवर्क में ब्लड कैपिलरीज में ब्रेक कर देती है। उसके बाद होगा मटेरियल एक्सचेंज, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट बांट दिए जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट ले लिया जाएगा। अभी वेस्ट प्रोडक्ट के नाम पर ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है, यूरिया वाला, या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। रेस्पिरेशन के दौरान सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर रखते हैं उसको भी इन्होंने ब्लड कैपिलरी में डाल दिया। अभी ये सारी ब्लड कैपिलरीज दोबारा आगे जाकर एक थिक पाइपलाइन का रूप ले लेंगी और दोबारा हार्ट तक चल देंगी। लेकिन अभी इस थिक पाइपलाइन को ब्लड कैपिलरी नहीं बुलाना है, क्योंकि ये पाइपलाइन तो मोटी हो गई और ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जा रही है। तो बोलो आप इसको क्या बुलाएंगे? वीन। तो बच्चों, आपने ध्यान दिया कि जब आर्टरी आई तब उसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ पर जब एक्सचेंजिंग हो गया और अब जो ब्लड वीन से जा रहा है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यानी वो ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ये CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के इस वाले सेक्शन में, राइट सेक्शन में पहुंच गया और राइट एट्रियम इस ब्लड को रिसीव करेगा। अभी यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि जिस समय ये राइट एट्रियम कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रिसीव कर रहा है, ठीक उसी वक्त ये बगल वाला लेफ्ट एट्रियम फिर से फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड रिसीव कर रहा होगा, क्योंकि आपको पता है दोनों रिसीविंग चैम्बर एक साथ काम करते हैं। अभी ये ब्लड रिसीव कर रहा है आपका राइट एट्रियम, तो ये रिलैक्स कर रहा होगा। तो ध्यान रहे, दोनों एट्रियम रिलैक्स करते हैं जब वो ब्लड को रिसीव करते हैं। तो ये भी बोलो सिस्टोलिक फेज का ही हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि सिस्टोलिक फेज में क्या होता है, एट्रियम रिलैक्स करते हैं और इस वक्त हमारा राइट एट्रियम रिलैक्स कर रहा है। सिस्टोलिक फेज ही है, ये मत सोचना कोई दूसरा फेज शुरू हो गया, ये भी अभी सिस्टोलिक फेज है। अब क्या होगा कि जब एट्रियम ब्लड रिसीव कर लेता है तब उसके बाद एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है ताकि ये ब्लड वापस से पुशिंग चैम्बर में, वेंट्रिकल में भेजा जाए। तो एट्रियम क्या होगा, अब स्टेज बदलेगी, अब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होकर वो इस ब्लड को वेंट्रिकल में डालेंगे। लेफ्ट एट्रियम वाला भी कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि उसके पास भी फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने ब्लड को अपने वेंट्रिकल में भेजेगा। और इधर वाला राइट एट्रियम भी जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो अपने ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजेगा। तो ये जो स्टेज है, अभी मैं इसका आगे नाम बताऊंगा, इस स्टेज का नाम डायस्टोलिक स्टेज है, डायस्टोलिक, ठीक है ना। ये नाम आपको बच्चों ध्यान रखने हैं, इनकी आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं ये बीच बीच में नाम आपको रिमाइंड इसलिए कराता जा रहा हूँ ताकि आपको दोबारा बैठ के याद करने की नौबत ना आ जाए। तो अभी ब्लड पहुंच गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है ना, राइट एट्रियम से ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, उधर भी पहुंच गया होगा, पक्की बात है, दोनों साइड एक सेम काम हो रहा है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो जो लेफ्ट वाला एट्रियम था वहां से भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया होगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल की। अभी राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड पहुंचा, राइट वेंट्रिकल दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड को फिर से पुश करेगा तेजी से। अभी ये पाइपलाइन जो फिर से बाहर जा रही है, ये क्या है, आर्टरी है, और ये पाइपलाइन सीधे पहुंचेगी लंग्स के पास। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स के पास जाएगा। अभी आपको पता है कि आर्टरी की पाइपलाइन तो मोटी होती है, तो उससे तो कोई मटेरियल बाहर निकलेगा नहीं। तो अभी जो CO2 ब्लड के अंदर है उसको बाहर कैसे निकाले, तो वही तरीका है, ये भी यहाँ पर छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा
और आपको पता है कि लंग्स के अंदर एल्वियोलीज होती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज अपने आप को एल्वियोलीज के चारों तरफ वाइंड अप कर लेती हैं। यहाँ पर फिर से मटेरियल का एक्सचेंज होगा, CO2 एल्वियोली में डाल दी जाएगी, ऑक्सीजन ले ली जाएगी और दोबारा ये ब्लड कैपिलरीज फिर से एक थिक पाइप का रूप लेकर, ठीक है ना, थिक पाइप का रूप लेकर जिसे हम वीन बुलाएंगे, दोबारा फ्रेश ऑक्सीजन लेकर हार्ट की तरफ चल देगी। तो बच्चों आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ रही होगी और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि हार्ट के अंदर दो साइकिल काम कर रही हैं, दो लूप लाइक स्ट्रक्चर रिपीटेड एक्टिविटी हो रही है। कौन सी, ध्यान देना, एक तो ब्लड जा रहा है पहले हार्ट टू बॉडी ऑर्गन एंड बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, ये हो गई एक साइकिल, और दूसरा ब्लड कहाँ जा रहा है, देखिए हार्ट टू लंग एंड लंग टू हार्ट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हार्ट के अंदर दो सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर रहे हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब दो बार सर्कुलेशन हो रहा है। तो पहला कौन सा हुआ, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन एंड बॉडी ऑर्गन टू हार्ट। इस साइकिल को हम बुलाएंगे मेन साइकिल, मेन साइकिल, या आप कह सकते हैं सिस्टेमिक साइकिल। और जो साइकिल आपको हार्ट टू लंग एंड लंग टू हार्ट के बीच में दिख रही है, उस साइकिल को हम बच्चों क्या बुलाएंगे, पल्मोनरी साइकिल। अभी ये जो आर्टरी और वीन आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं बच्चों, इनका भी नाम रख दें। देखिए ये वाली जो आर्टरी है ये पल्मोनरी साइकिल से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इस आर्टरी का नाम क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी। और ये वाली जो वीन है ये कौन सी है, पल्मोनरी वीन, क्योंकि पल्मोनरी साइकिल से कनेक्टेड है। अभी आप इस वाली आर्टरी को देखिए, ये वाली आर्टरी मेन साइकिल से कनेक्टेड है, तो इस आर्टरी का नाम क्या होना चाहिए, मेन आर्टरी। हालांकि बच्चों आपको बता दूं मेन आर्टरी का एक ऑल्टरनेटिव नेम भी है, क्या, इसे एओर्टा के नाम से भी बुलाते हैं, एओर्टा। ध्यान रहे मेन आर्टरी का एक और भी ऑल्टरनेटिव नेम है एओर्टा नाम का। अब ये जो वीन है ये मेन साइकिल की वीन है, तो इसका नाम क्या होगा, मेन वीन। और मेन वीन का भी एक ऑल्टरनेटिव नेम है, इसे वेना केवा के नाम से बुलाया जाता है। तो ये नेमिंग बच्चों आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों हार्ट के अंदर आपको कुछ वेल्व भी देखने को मिलते हैं। वेल्व, वेल्व समझते हो, वेल्व एक ऐसा सिस्टम होता है, एक छोटा सा ऐसा कंपोनेंट होता है जो लिक्विड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। वो लिक्विड को वापस बाउंस बैक करने नहीं देता, वापस लौटने नहीं देता। तो अभी यहाँ पर इस जगह पर जो हार्ट का लेफ्ट पार्ट आपको दिख रहा है, इस जगह पर एक वेल्व प्रेजेंट होगा जिसका नाम है बाइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड। इसमें आपको दो पार्टीशन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम बाइकस्पिड वेल्व है। ये ब्लड को वापस एट्रियम में लौटने नहीं देगा। भाई जब ये वाला वेंट्रिकल, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या गारंटी है कि ब्लड आगे ही जाएगा, क्या पता पीछे बैक कर गया। तो इस वजह से यहाँ पे वेल्व लगा दिया है, उसका नाम क्या है, बाइकस्पिड वेल्व। ये वेल्व दोबारा एट्रियम में ब्लड लौटने नहीं देगा। ठीक वैसे ही हार्ट के राइट पार्ट में भी एक वेल्व लगा है, मगर इसमें 3 पार्टीशन है, 3 कस्प है, इसलिए इसका नाम ट्राइकस्पिड वेल्व है। ठीक है ना, ध्यान रहे ये जो वेल्व है ये कहाँ लगे हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में लगे हैं। उनका काम क्या है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड गलती से एट्रियम में बैक ना मार जाए, इस वजह से वेल्व यहाँ पर लगाया हुआ है। तो बच्चों जरा फोकस करना, आपको मैंने क्या बताया था कि सिस्टोलिक फेज यानी कि जब एट्रियम रिलैक्स होता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस समय ब्लड का प्रेशर आर्टरी में बहुत ज्यादा होता था और आर्टरी की वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट होता था जिससे आर्टरी की वॉल एक्सपैंड होती थी। लेकिन जब दूसरी स्टेज आती थी डायस्टोलिक, उस समय क्या होता था, उस समय एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता था और वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते थे। तो जिस समय वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे उस समय इस आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा नहीं होगा और ये आर्टरी जो एक्सपैंड हुई थी ये दोबारा रिलैक्स होकर अपने ओरिजिनल शेप में आना चालू कर देगी। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब बच्चों हमें तो ये पता है कि हार्ट की वर्किंग कभी रुकती तो है नहीं, तो सिस्टोलिक फेज के बाद डायस्टोलिक फेज आएगा, फिर सिस्टोलिक फेज आएगा, फिर डायस्टोलिक फेज आएगा और ये चीज बार बार रिपीट करती रहेगी। भाई इसी को तो हार्ट बीट बुलाते हैं। तो अभी हार्ट बीट की बात हो रही है और मैं साथ ही साथ आर्टरी के एक्सपेंशन की भी बात कर रहा हूं, तो पहले थोड़ा सा हार्ट बीट की तरफ फोकस कर देता हूं, फिर वापस से हम आर्टरी पर आ जाएंगे। तो हार्ट बीट का मतलब क्या है, भाई हार्ट बीट के अंदर 2 फेज कवर हो रहे हैं। देखिए आधी हार्ट बीट किसको बुलाते हैं, यहाँ पर 2 बार हार्ट बीट मिलेगी, एक हाफ प्लस हाफ मिलकर पूरा 1 हार्ट बीट बनेगी। तो अभी हाफ हार्ट बीट कैसे बनती है ये समझना है। पहले आधी हार्ट बीट में क्या होता है, सिस्टोलिक फेज परफॉर्म होता है। सिस्टोलिक फेज के अंदर एट्रियम रिलैक्स कर रहे होते हैं या फिर आप ऐसा बोल दो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और दूसरी जो आधी हार्ट बीट है उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें डायस्टोलिक फेज हो रहा होता है। डायस्टोलिक फेज में वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। अभी ये पूरी आधी आधी हार्ट बीट मिलकर
एक हार्ट बीट बनती है, और 1 मिनट में ऐसा लगभग लगभग 72 टाइम्स ह्यूमन हार्ट में देखने को मिलेगा। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ह्यूमन हार्ट का जो हार्ट बीट रेट है वो क्या है, 72 टाइम्स पर मिनट। तो अभी एक हार्ट बीट के अंदर दो आधी आधी हाफ हाफ हार्ट बीट शामिल है, सही बात है। और दोनों आधी आधी हार्ट बीट में एक बार सिस्टोलिक फेज हुआ है और एक बार डायस्टोलिक फेज हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी एक सिस्टोलिक फेज कंप्लीट होता है प्लस एक डायस्टोलिक फेज कंप्लीट होता है, तब जाकर इसे 1 हार्ट बीट मानते हैं। यानी कि 72 हार्ट बीट जो 1 मिनट में आपको देखने को मिलती है, उसमें बोलो कितने सिस्टोलिक फेज परफॉर्म हो गए, 72 सिस्टोलिक फेज हो गए और 72 डायस्टोलिक फेज हो गए। तो टोटल 144 फेज कवर होते हैं। और बच्चों इसी को हार्ट बीट रेट बुलाते हैं, जो कि कितना हो गया, 72 टाइम्स पर मिनट। अभी मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टोलिक फेज के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आर्टरी एक्सपैंड करती है। मगर जब डायस्टोलिक फेज आता है तब उस समय क्या होता है कि ये जो आर्टरी है रिलैक्स कर जाती है। अब क्योंकि हार्ट बीट तो बार बार बीट हो रहा है ना, हार्ट तो बार बार बीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आर्टरी का एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन भी तो बार बार हो रहा होगा। और बोलो इसी को पल्स रेट बुलाते हैं। तो पल्स रेट भी कितनी मानी जाएगी, उतनी ही मानी जाएगी जितने बार हार्ट बीट कर रहा है, यानी कि 72 टाइम्स पर मिनट। अभी वैसे तो आर्टरीज हमारे बॉडी के काफी डीप में होती हैं, बाहर की तरफ नहीं होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी की कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर आर्टरी बाहर तक आई हुई है। जैसे कि हमारी ये रिस्ट, आप यहाँ पर छूकर देखेंगे ना तो आपको ऐसा ब्लिंकिंग सा महसूस होगा थोड़ा सा। तो वो क्या है, वो आर्टरी एक्सपैंड और रिलैक्स कर रही है। तो डॉक्टर्स वहीं से पल्स चेक करते हैं, या कई बार डॉक्टर हमारे नेक के पास यहाँ से भी आर्टरी पास हुई है, इधर पे भी चेक कर लेते हैं हमारी पल्स रेट को। तो आपको बच्चों मुझे लगता है कि शायद पल्स रेट और हार्ट बीट रेट का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बताइए मुझे वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट बीट चेक करने के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं। आपने जरूर देखा होगा, नाम भी सुना होगा। यस, आपके माइंड में बिल्कुल सही आ रहा है, वो है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हार्ट बीट चेक करते हैं। चलो अच्छा, इसी बात पे मुझे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दो जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है। मन में ये मत सोचना या ये मत बोलना बीपी मशीन, सर ब्लड प्रेशर मशीन, वो तो उसका एक नॉर्मल नेम हो गया, जनरल नेम। एक्चुअल नेम उसका क्या है वो बताओ। मैं आपको बता दूं, स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर वाली मशीन का नाम है, ठीक है ना। इस मशीन से हम ब्लड का प्रेशर मेजर करते हैं। और ब्लड का प्रेशर आपको पता है कैसे देखा जाता है, वो मैंने बताया था। आर्टरीज में मैनुअली भी चेक कर सकते हैं रिस्ट या नेक के पास, लेकिन बीपी मशीन आपको एग्जैक्टली बता देगी कि कितना प्रेशर इस वक्त आर्टरी के अंदर चल रहा है। अच्छा, कभी आप नोटिस करना कि जो बीपी की मशीन है उस पर लिखा होता है सिस और डाया। ये सिस और डाया क्या है, ये सिस का मतलब सिस्टोलिक फेज है और डाया मतलब डायस्टोलिक फेज। अभी सिस्टोलिक फेज में ब्लड का प्रेशर हाई होता था, तो यहाँ पर हाई बीपी नहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा सिस। समझ जाना, सिस्टोल, सिस्टोलिक की बात कर रहा है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर बता रहा है। डाया मतलब डायस्टोल, डायस्टोलिक फेज, लो बीपी की बात कर रहा है। अच्छा, क्योंकि आर्टरी में ब्लड का प्रेशर हाई होता है, इसलिए हम लोग जनरली आर्टरी में ही ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हाई प्रेशर आर्टरी में होता है वो कितना होता है, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 120। और जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है उस समय आर्टरी के अंदर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वो लो प्रेशर कितना होता है, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टरी में जब प्रेशर हाई होता है तब 120 मैक्सिमम जाना चाहिए, और जब लो होगा तो 80 रहना चाहिए। तो 120/80 ये हाई बीपी टू लो बीपी का एक रीडिंग हो गया, जो हम चाहते हैं कि इतना ही रहे, ना इससे ज्यादा जाए ना इससे कम हो। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा, हार्ट जो है बड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है, बड़ा डेलिकेटेड ऑर्गन है। इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर होती है पेरिकार्डियम नाम की, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है ना। ये पॉइंट छूट गया था इसलिए मैंने आपको लास्ट में बता दिया।